नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी का ये जो सेशन चल रहा है, ये चल रहा है आयुर्वेद के हमारे पुरातन खजाने से निकला एक अनमोल रतन, एक अनमोल खोज, उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। और ये बातचीत हमारी शुरू हुई है इस पुस्तक से। ये पारद तंत्र रस विज्ञान जो है, ये वैद्य सुभाष चंद्र जी ने लिखी है। इस किताब के ऊपर ही हमारा ये सब डिस्कोर्स चल रहा है, बातचीत चल रही है कि पारद जो धातु है, पारा जिसको कहते हैं हम लोग, थर्मामीटर वगैरह में लगा रहता है, तो ये जो रस है, पारा जो रस है, धातु है, ये मनुष्य के जीवन को जीवनदायिनी मतलब कैसे बना सकता है। ये जो तत्व है, ये रस है, ये किस तरह से जीवनदायिनी साबित हो सकता है, ये कैसे व्यक्ति को स्वस्थ रख सकता है, अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कर सकता है और दीर्घायु को दे सकता है, लॉन्गेटिविटी बढ़ा सकता है जीवन की, और शरीर में रोगाणु विषाणु जो कीटाणु हैं उनको ख़त्म कर देता है, और जो सेल्स होते हैं शरीर में, जो मृत सेल्स हो जाते हैं, जो कैंसर तक को जन्म देते हैं, उनको सेल्स को ठीक करके वापस रिजुनेट कर देता है। ये इस तरह का पारद तंत्र रस विज्ञान है, और ये भगवान शिव के समय से चला आ रहा है और भगवान शिव का ये बीज माना जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर जगह जगह इसके भंडार हैं जहाँ से इसकी लोग बाग व्यापार कारोबार करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ के अलावा हमारे पुरातन ऋषि मुनियों ने इसको आयुर्विज्ञान में, आयुर्वेद में शामिल किया और इससे कई तरह की दवाइयाँ बनाई, कई दवाइयों में काम आता है। लेकिन इस पुस्तक के लेखक वैद्य सुभाष चंद्र जी ने पारद से एक ऐसा फार्मूला बनाया है जो कि व्यक्ति को दीर्घायु बना देता है, निरोगी बना देता है, 100 साल से भी ज़्यादा की उम्र दे देता है, और बुढ़ापे में भी जवानी का सा महसूस करता है व्यक्ति। तो आज हम बातचीत करेंगे वैद्य जी से और जानेंगे उनसे कि उन्होंने तो जैसे भी इस प्रयोग को सीखा करा, संतों की कृपा से उनको मिला, और वैद्य होने के नाते फिर उन्होंने इसके ऊपर प्रयोग किए और फिर इसमें सिद्ध हुए। तो सिद्ध तो हो गए, लेकिन उनकी बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है वो तो एक व्यक्ति की है, एक इंडिविजुअल हैं, गांव में रहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बुलंदशहर जिले के खुर्जा तहसील में एक बिजलीपुर नाम का गांव है, वहाँ से वैद्य सुभाष चंद्र आते हैं, और छोटा सा गांव है, उसमें भी लगन परिश्रम से उन्होंने ये खोज की और अपना वैद्य की ये जो दायित्व है उसको निभाया। तो आज हम उनसे जानेंगे कि इसमें आगे क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं वैद्य जी का। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है जी। तो जानना हम आपसे ये चाहते हैं कि आपने जो भस्म बनाई है पारद से, पारे को, जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने बताया कि पारे को तांबे के साथ में जारण करके और उससे आपने भस्म बनाई है जो कि व्यक्ति को जीवनदायिनी, व्यक्ति का जीवन सुधार सकती है, उसका दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तरह का संताप हर सकती है और उसको अध्यात्म की तरफ भी ले जा सकती है। तो आपने ये जो फॉर्मुलेशन किया, आपने ये जो अनुसंधान किया है, ये आपके अपने स्तर पर है। अभी तो हम जानना ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किस तरह से पहुंच सकता है, इसके लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? दरअसल निजी स्तर पर ये मेरा रस अनुसंधान है, बहुत मेरे कई दशक वर्ष पुराना मैं इस पर शोध पर काम कर रहा हूँ। और CCRH की फाइल संख्या 30/2006 में इसका जो एक तरीके से इसको, मतलब जो इस पर विचार करने की बात हुई थी बहुत पहले, जब शुरुआती दौर में मैंने थोड़ा सा शोध किया था, कुछ अपनी उपलब्धियां थी सरकार के CCRH के समक्ष रखी थी। तो मैंने ये बताया था कि मनुष्य रसायन की अगर सही सिद्धि, जिसे भस्मने सुलभ जीर्ण से लक्षायु पर लेख भक्षण, जैसे मैंने बताया था कि ये जो हमारी मनुष्यों की अवधारणा है, इसको सिद्ध करने के लिए जो रासायनिक अभिक्रिया इसमें छुपी हुई थी, मैंने उस पर शोध किया था कि क्या वास्तव में मनुष्य 1 लाख वर्ष की आयु रस विद्या से प्राप्त कर सकता है। तो शोध में मैं नहीं जानता कि लाखों वर्ष का आदमी जीता या नहीं जीता, या कोई जिया नहीं जिया, परंतु इतना मुझे जरूर पता है कि मैं या जितने लोगों को मैंने इस रस को दिया है वो सब सानंद हैं और मतलब सुखी हैं,
बहुत से लोग इसका सेवन कर चुके हैं, निजी स्तर पर जो पुस्तकों के माध्यमों से मुझे जानते हैं और मुझसे दवा मंगा लेते हैं, जो जिनका मेरे इसके प्रति विश्वास है। सैकड़ों आदमी हैं, ऐसे भी आदमी हैं जो लाइलाज थे, जीवी पंत जैसे लोग हॉस्पिटलों में उनको ये कह दिया था कि हम बच नहीं सकते, लेकिन वो फिर भी इस रसायन के सेवन से उनके हार्ट ब्लॉकेज टूटे और वो ठीक भी हुए। ये एक विश्वास की बात है। लोगों का अपना अपना विश्वास है, क्योंकि मृत्यु तो सबको आनी है और एक मतलब एक तरीके से इसको टाला नहीं, परंतु रसायन एक ऐसी चीज है, इससे आदमी एक लॉन्ग लाइफ अपनी स्वस्थ जीवन जी सकता है। ये मेरा अपना मानना है। मेरा अपना निजी स्तर का ये अनुभव रहा है कि रसायन सेवन करता कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने रस दिया था। उसके बाद में मैंने भारत सरकार के समक्ष ये बात रखी थी। आयुष विभाग में मैं सेक्रेटरी साहब से मिला, जो जो समायुष के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इसको सीसीआरएस को भेजा। सीसीआरएस में इस पर कई बार विचार के लिए उन्होंने जो सीसीआरएस का अपना जो समूह था, उन्होंने तो उसको मान लिया था कि ठीक है, लेकिन आगे वैज्ञानिक सलाहकार समूह के लिए उन्होंने आगे बढ़ा दिया था मेरे शोध को। बोला उसमें डॉक्टर जीएस लवेकर जो उस समय डीजी थे सीसीआरएस के, वो मेरी बातों से बहुत सहमत थे और उन्होंने जो मेरे शोध कार्यों को देखा था, तो वो उन्होंने मुझसे कुछ कहा था कि लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया, केवल फाइलों पर काम करते हैं। आप तो ऐसा बहुत कुछ नया करके लाए हैं जो जिसके बारे में लोग कल्पना तक नहीं कर सकते। जिसमें एक तामेश्वर पात्र रचना की बात थी, जो अभूतपूर्व है हमारे आयुर्वेद विज्ञान के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि क्या आयुर्वेद में नया आविष्कार भी हो सकता है। उन लोगों को मेरे उस शोध को उन लोगों ने दबाने की कोशिश की। दरअसल क्या था कि ये सारा जितना भी बोर्ड और समूह था जो भारत सरकार के लिए काम करता है, सरकारी धन का दुरुपयोग केवल अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए करता है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है। ये लोग अपने अपने अहंकार में ऐसे अपने पदों पर बैठे हुए ऐसे मतलब जो है उनमें वो उसका दुरुपयोग करते हैं। ये या तो इनकी आयुर्वेद विज्ञान को समझ नहीं है, या है तो उसको जानबूझ कर के ये उसे उसे मतलब जो बताना नहीं चाहते। मैंने ये बात बड़ी स्पष्ट तरीके से कई बार मीटिंगों में कही थी कि देखिए, अगर कोई बात हो तो आप मेरे साथ डिस्कस करके समझ लीजिए, ये शोध क्या उसे मैं समझा सकता हूँ। लेकिन उनका उद्देश्य केवल ये था कि किसी प्रकार से इसका जो फॉर्मुलेशन है वो हमारे हाथ लग जाए, बाकी इसको एक तरफ साइड कर दो। बस उसमें कुछ लोगों की ये नियत रही थी। और उसी कारण, जबकि लास्ट में जयपुर में वैज्ञानिक सलाहकार समूह की जो बाद में रिपोर्ट मांगी गई थी, भारत सरकार ने कही थी कि हम इसकी फाइनल रिपोर्ट चाहिए, आयुष विभाग भारत सरकार मंत्रालय की तरफ से जब सीजीआरएस रिपोर्ट मांगी गई थी, तब जयपुर में जो उस समय जो प्रकांड उस समय जो पंडित थे, जो इस शोध में जो जिन्होंने भाग लिया था, जो शोध अधिकारियों के साथ में, उन्होंने भी मेरी बात को माना था। और उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सुभाष चंद्र जैसा कह रहे हैं, यदि ऐसा है तो ये आयुर्वेद के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु यह इनके द्वारा शोध करा करके सरकार देखे, इनको वो सारा खर्चा सरकार दे, इनके परिवार का भी खर्चा सरकार उठाए, और उस शोध को मतलब एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए, उसको पूरा तरीके बाद वो शोध की एक फाइल, एक डॉक्यूमेंट्री तैयार हो, ताकि सारी दुनिया उसको समझे और जाने। लेकिन उस पर इन्होंने उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया, उस फाइल को बंद कर दिया, ये कह करके इसमें कोई नूतन नहीं है, ये तो कोई आविष्कार नहीं है, ये पुराना जो हमारा रस विज्ञान है वो उसी की वही चीज़ है, इसमें नया ऐसा कुछ नहीं दिखाया। जबकि मैंने जब उस विज्ञान सलाह समूह के समय बात की थी कि मेरी रासायनिक अभिक्रिया में स्वतः प्रकट होने वाली अग्नि से धातु जारण होता है, तो वो यहाँ चौंके थे, क्योंकि ऐसा ये एक अभूतपूर्व था। इसमें नूतन नहीं, नूतन से भी एक अच्छा मतलब जो उपलब्धि थी, नयापन दिखाने की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आयुर्वेद की उपलब्धि थी जिसमें धातु पूरी तरीके से निरुद्ध भस्म बनता है, रस बन जाता है एक तरीके से, जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा ही निरापद सिद्ध होता है। लेकिन नहीं, इन लोगों ने नहीं माना। ठीक है, मैं अपने आज भी अपने अपने घर पर हूँ, अगर जो लोग मानते हैं या मुझे समझते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं इसका लाभ उठा चुके हैं, बहुत लोगों तक मेरी बात रसायन लेते हैं, जो पैसा मांगता हूँ वो दे भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देते हैं। लेकिन मैंने कभी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया कि साहब मैं ये बना रहा हूँ, कर रहा हूँ, या रस विज्ञान किताब पारतंत्र रस विज्ञान लिखा, और भी लिख रहा हूँ, पारतंत्र रस पद्धति भी शायद है, मेरी एक किताब जल्दी आएगी जिस पर मेरा काम चल रहा है, और साथ में शोध भी चल रहा है। और इस शोध में मैंने
कई प्रकार की ऐसी उपलब्धियां भी, अभी मेरा शोध बहुत आगे जाएगा, उन रस सिद्धियों पर जाएगा कि जहां अमृतत्व की बात होती है। ऐसा नहीं है मेरा शोध क्योंकि अभी मेरे पास मुझे जब मैं शोध शोध करने में नए नए विकल्प सामने आते चले जाते हैं, और वो नए नए विकल्प, नया नया रास्ता खुलता चला जाता है। ये अलग बात है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं किसान घर में पैदा हुआ हूँ, मुझे किसी कंपनी या किसी मेरे ऐसा नहीं कि 200 करोड़ का 250 करोड़ का अनुसंधान केंद्र खड़ा कर दिया जैसे बाबा रामदेव वगैरह ने, और शोध के नाम पर 0/0 है कुछ नहीं, जड़ी बूटियों के वही वही कंटेंट मिला करके ये शोध नया कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया कि देखो ये हमने नया बना दिया। हमने तो नया बना करके दिखाया दुनिया को, ऐसे पात्र का आविष्कार कर दिया सारी दुनिया को, वर्ल्ड को। एक एक पात्र भी करोड़ में बिक सकता है, उसकी अगर उसकी उसकी उसको समझा जाए, उसकी संरचना को देखा जाए। क्यों? उसमें जो नवीनता देखी जाएगी, उसके अंदर जो अद्भुत गुण देखे जाएंगे, यानी धातु में यानी धातु में सूक्ष्म कणों यानी सूक्ष्म छिद्रों से युक्त धातु को बना देना, जैसे कि मिट्टी का पात्र होता है। ये रस विज्ञान की कोई इतनी छोटी बात तो नहीं थी। इसको सरकार ने सरकार ने जब मेरी बात रखी थी, आयुष विभाग ने इसको क्यों नहीं सीरियसली लिया, क्यों नहीं मेरे पात्र को आगे बढ़ाया कि हाँ साहब ये विश्व स्तर की एक ऐसी आयुर्वेद की नई खोज वैद्य जी ने बना दी है, ये पात्र है, इससे सारी दुनिया का समझ लाया जा सकता है, इसका पानी पीने से आदमी रोग मुक्त रह सकता है, ऑक्सीकारक पानी बनाता है, ये 15,000 2,000 3,000 लीटर की बोतल पानी पीने वाले लोग लेते हैं। लोग इस पात्र में से कुछ थोड़ा देर भी पानी अगर हम रख देंगे तो अभी उस पानी से ज़्यादा अच्छे मॉलिक्यूल्स में स्वास्थ्यवर्धक पैदा हो जाएंगे उसकी रासायनिक अभिक्रिया से। इस बात पर स्वास्थ्य विभाग ने नहीं देखा। वो लोग केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए आज भी वो काम कर रहे हैं। वो किसी आयुर्वेद शोध के लिए नहीं, उन्हें तो ये कि कहीं आयुर्वेद के लिए किसी को अच्छा राष्ट्रपति का अवार्ड की इसको नई खोज के लिए नहीं मिल जाए, मेरा आदमी पीछे न रह जाए, ये हो जाए। वो किसी को आगे नहीं लाना चाहता कोई भी, हर आदमी इस दौड़ में भाग रहा है। लेकिन शोध के नाम पर है कुछ उन लोगों के पास। मैं आज भी कहता हूँ मेरे पास जड़ी बूटियों की भी शोध है जो सीधी एलोपैथी को भी चुनौती दे सकती है। जैसे कि अंग भंग कट जाते हैं लोगों के, सड़ जाते हैं, जिसको सेप्टिक बोलते हैं, जिसको मात्र 3 घंटे में ठीक किया जा सकता है। ये छोटी बात नहीं है। 3 घंटे में पूरे जहर को निकाल के बाहर कर दे और सेप्टिक का पैर बच जाए, उसको पैर न काटे जाए। ये चीजें होती हैं। लेकिन ये ऐसा है कि अपनी पीड़ा हम किसी से कह नहीं सकते। दैव योग से ये चीजें आगे नहीं आ पाती हैं, केवल ऐसे लोगों के कारण कि जो अच्छे पदों पर जाने के बाद भी उस तरफ ध्यान नहीं देते जहाँ आयुर्वेद का विकास है, और जो आगे विकास में निस्वार्थ सेवा से लगे हों उनको। तो मैं चाहता था उस समय भी कि सरकार मुझे कुछ पैसा दे, मेरे शोध पर कुछ लगाए, मैंने उनकी बात, लेकिन नहीं, मुझे बजाय पैसा या कोई आर्थिक सहायता देने के मुझे हिरासमेंट करने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। इससे अधिक उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मतलब आपके शोध को एक तरह से चुराने की कोशिश हो रही थी। हाँ, चुराने की कोशिश की। बस उनका उद्देश्य शोध को चुराने की कोशिश करना था, इससे अधिक कुछ नहीं जानना था। और उसके बाद में एक तरीके से हैरेसमेंट करते हैं कि साहब इतना गिनती है एक तरीके से। लेकिन उन लोगों के मेरी चुनौती थी उस वैज्ञानिक सलाहकार समूह में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे किसी आयुर्वेद के किसी भी जड़ी बूटी से लेकर के एक पत्ते से लेकर के रस विज्ञान तक कहीं भी कोई बात कर सके। उनके उस समूह में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो कि मुझे दिखाई दिया कि जो आयुर्वेद के उच्च स्तर पर जो सही मायनों में बात कर सके। केवल मीटिंगों के नाम पे पैसा खर्च करना सरकार का, लाखों रुपए बर्बाद कर देना, और मान लो हम कोई बुलाए तो 5 मिनट के लिए टाइम दे करके अपनी मीटिंग सेट कर करके जिसको जो परिणाम देना है कि बता, मतलब इस तरह के रिजल्ट उन्होंने। मेरे पास सारी बहुत बड़ी फाइल है उसके लिए, लेकिन मैं भारत सरकार के लिए मैं क्या दोष दूं। ये तो एक मानव जाति का जो कल्याण होना था इस शोध के माध्यम से, अगर ये मैंने कहा था ये शोध अगर सरकार मेरे पास पैसा नहीं है पेटेंट के लिए आगे लाती, ये शोध अगर पेटेंट होता तो आज मानव जाति का बहुत ज्यादा कल्याण होता और अच्छा एक आयुर्वेद की एक नई खोज दुनिया को मिल जाती जिसका वो पूरी दुनिया इसका लाभ उठा सकती थी। परंतु 10 साल ये तो चलिए, पहले तो जो सरकारें थी उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन 10 साल में तो राष्ट्रवादियों की सरकार थी, कर सकते थे ये लोग, लेकिन ये भी ब्यूरोक्रेसी की भेंट चढ़ गए। अभी आप बता रहे थे सेंट्रल, ये जो आपने CCR बताया, ये जो संस्था बताई है CCRS जो है, ये हम व्यूअर्स को बता देते हैं, दर्शकों को बता देते हैं। ये सेंट्रल काउंसिल, मैं एक मिनट बोल देता हूँ इसका, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, ये है CCRAS।
इसमें वैद्य जी ने वहाँ कोशिश की कि इसका फार्मूले का पेटेंट हो जाए और ये फार्मूला भारत सरकार की नोटिस में आए, तो फिर इसके ऊपर आगे प्रोडक्शन का काम शुरू हो, लेबोरेटरीज बने और लोगों तक ये रिसर्च जो है वो जाए और इसका लाभ मिले। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी की भेंट चढ़ गया और ब्यूरोक्रेट्स ने इस खोज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और सिवा वैद्य जी को इधर से उधर टरकाने के कोई काम नहीं हुआ। अब वैद्य जी अपने निजी स्तर पर लगे हुए हैं। एक सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कोई निजी कंपनी ने आपसे संपर्क किया या आपने निजी कंपनी से कोई संपर्क किया क्या, जिससे कि ये जनहित में कुछ काम हो पाता? नहीं, एक बार मेरी आचार्य बालकृष्ण से बात हुई थी कई 1-2 बार, और आचार्य उसने बालकृष्ण कौन, ये पतंजलि वाले? पतंजलि वाले से उसने अच्छा। इसको बनवा कर भी देखा था, और बाद में वो चाहते थे कि मैं उनके लिए ये बनाऊं, लेकिन था कि वो जो मूल्य वो मुझे देना चाहते थे वो उससे मैं सहमत नहीं था। कारण क्या था कि मैंने एक लंबा समय से अपना मेहनत की थी, मैं थोड़ा सा जैसे एक तरीके से ये समझो, जैसे खेती करने वाले किसान को भी उतना ही मिलेगा जितना तुम उसमें मतलब मेहनत करोगे, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा, वो सारी कहानी थी। बाद में फिर भी उनसे अभी मेरी कोई ऐसी कोई अनबन भी नहीं है, कोई बिगाड़ खाता भी नहीं हुआ, कैसा भी नहीं है। लेकिन वो उन्होंने 50 ग्राम रस भी मुझसे बनवाया था मैंने, और उसका उस समय उन्होंने उस समय मुझे 10-15 हज़ार रुपये भी दिया था। ऐसा नहीं कि बोले 50 ग्राम आप जो भी लागत आ रही है 10,000 रुपये जो आप बता रहे हो और 5,000 रुपये आपका खर्चा हो, ये भी ले जाओ। और बीच में 1-2 शोध की मैंने उनको अपनी आवश्यक वस्तुएं दिखाई थी, वो मेरे महत्व को समझ गए थे। एक बार उन्होंने एक चेक भी मुझे भेजा था, लेकिन मैंने उनको वापस कर दिया था कि मुझे इस तरह की कोई आपकी चेक वेक की जरूरत नहीं है, और मैं फिर अपने स्तर से ही काम कर रहा हूँ। और देखिए आगे शिव कृपा है। मैं तो जानता हूँ जीवन अनित्य है, नित्य तो नहीं है। और जब लेकिन अगर हमारे पास में कुछ है तो मेरी बात आज नहीं तो 10 साल बाद लोग जानेंगे। अगर हमारा शोध अपनी जगह पर सही है, हम अपनी जगह पर सही है, मान लो मैं अपनी जगह पर सही हूँ, जो जो बात 10 साल पहले या 20 साल पहले लोगों को माननी चाहिए वही बात 10 साल बाद मानी जाए, तो बीच में जो शोध की जो वैल्यूशन या जिससे मानव का कल्याण होना था, वो कितना विलंब से होगा आगे चल के। जो बात मैं आज कह रहा हूँ, अगर यही बात 10 साल बाद मानी जाए, मेरा कहने का मतलब है, तो जो ये 10 साल में जो मानव कल्याण होना था, वो नहीं हो पाया ना। मतलब 10 साल के बाद में सब कुछ करो, 10 साल के बाद में कि अरे वैद्य जी तो आज बड़ी तंदुरुस्त और बिल्कुल कोई रोग नहीं है, तो 80 पर पहुंच रहे हैं, और ये तो सब ये वो यार इनका तो चेहरा आज भी ऐसे लाल रहता है। तो ये सारी चीजें आदमी देख करके मानता है ना कि सब ऐसे कैसे, क्योंकि जगत से तो हम भी अलग नहीं है, हम भी इसी जगत में हैं। हम कोई एसी में, हम कोई इस तरह कोई अलग, हम तो सूखी रोटी खाने वाले, अपना सादा जीवन जीने वाले आदमी। हम तो ना कोई जूस पीते हैं, ना कोई ऐसा इस तरह का ट्रम सट्रम जैसे लोग अपनी आयु के लिए कर, नहीं कुछ नहीं, सादा जीवन विचार, अपना सादा खाना हुई। हमने दुनिया अपने स्वास्थ्य के लिए बनाने दिखाने के लिए चमड़ी के साथ क्या क्या उसके साथ कर रही है कि चमड़ी सुधर जाए, ऑपरेशन करा रही है, क्या कर रही है, बड़े बड़े एक्टर वगैरह क्या कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, इनकी शक्ल सबको दिख रही है, ये बूढ़े हो चुके हैं, ये 60 साल में इनके, मैं 17-72 साल का हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो जिनके पास अपार धन है, उनके पास भी कोई ना किसी डिसीज वो दवाई खाते रहते हैं, हर चीज के अलग अलग तरह की दवाइयाँ खाते हैं, और बिना दवाई के वो एक दिन नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं अपने उसके लिए, मुझे ये ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए। ये सारी चीजें हैं। तो रस का महत्व ऐसी थोड़ी, रस का महत्व जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा। तो पतंजलि वालों ने भी आपसे एक तरह से भावताव किया और कुछ रसायन बनवा के ले गए? भावताप तो नहीं, मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने भावताप किया। एक बार मेरी आचार्य से पिछले ही 10-15-20 दिन पहले बात हुई थी, पिछले महीने। तो मैंने कहा आचार्य जी मैं वह सुभाषचंद बोल रहा हूँ। बोले कि वैद्य जी आपका आपका मतलब एक तरीके से उन्होंने, उनका मतलब था कि आप मतलब आपकी सोच बहुत ज्यादा मतलब आगे है, मतलब इसका मतलब है हो सकता है हम आपको जिस तरह से उनका मतलब है जिस तरह से आप चाहते हैं हम आपके साथ आपको मतलब वो साथ ना। उनका मतलब ये था कि एक तरीके से आप मतलब बहुत कुछ ज्यादा कुछ चाहते हैं, आपकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं, उन्होंने ऐसा कहा। मतलब अपेक्षाएं बड़ी हैं ऐसा कहा उन्होंने। मैंने ये नहीं पूछा कि आपकी अपेक्षाएं क्या क्या, अपेक्षाएं बड़ी हैं। अपेक्षाएं तो हर एक आदमी की होती हैं, बड़ी क्या छोटी है। आपने कभी ये सोचा कि मैं तो आयुर्वेद के कल्याण के लिए लगा हूँ। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि मैंने आपके अपने शो के माध्यम से मैं अपने आविष्कार लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए ये आविष्कार हैं, ये चीजें हैं जो आप रस को भी छोड़िए, मतलब मेरा मतलब रस रस बनाने से पहले जो रस की प्रक्रिया से गुजरने वाली चीजें जिनमें आविष्कार होते हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप आगे जो मेरा एपिसोड करें बिल्कुल उन्हीं उसमें चीजों करेंगे उसको।
उसमें जो आपके जो उपकरण जो आपने बनाए हैं, जो पात्र बनाए हैं, उनको भी दिखाएंगे। आज का हमारा जो बातचीत का दायरा है वो यही है कि भारत सरकार में ब्यूरोक्रेसी ने इस जो खोज है, आपकी विलक्षण खोज है, इसको इसमें अटका दिया, और प्राइवेट भी कोई ग्रुप उस तरह से जुड़ा नहीं है जिसकी वजह से ये लोगों इसमें तक बहुत सारे जा लोग, पाता। देखिए मैं नाम ले नहीं चाहता, ना मैं देवेंद्र रोना का नाम लेना चाहता हूँ, इनको मैं इनसे मिला, उन लोगों से मैंने अपनी बात रखी है। ये सब लोग हैं, ये सब वो लोग हैं कि जो किसी को आगे आने, मैंने लिखा, मैंने कि तुम वो लोग हैं जो किसी को आगे आने देना नहीं चाहते, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। बाकी सच्चाई के नाम पर, आयुष के नाम पर उनके पास में कुछ नहीं है ऐसा। मैं दावा कर दूं उनके पास कुछ नहीं है आयुष के नाम पर। केवल अपने को मतलब अपने को गुणी और विद्यमान दिखाने के अतिरिक्त ऐसा कुछ उनके पास नहीं है कि जिससे ये सिद्ध कर सके कि हमने साहब ये बना दिया और इससे आदमी ऐसा हो सकता है। ठीक बात। तो ठीक है, व्यूअर्स से भी हमारी अपील है कि वैद्य जी का जो ये जो खोज है, ये जो इन्होंने अनुसंधान किया है, इसमें आप भी कहीं आपका कोई सोर्स हो तो सरकार के स्तर पर भी और कोई प्राइवेट कंपनी हो उसके स्तर पर भी इस खोज को एक मेगा लेवल के ऊपर, एक बड़े लेवल के ऊपर इसका लेबोरेटरी बनाकर इसको जनता के लिए ले जाना चाहना चाहिए। ये जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा शोध ही अगर किसी कंपनी के पास में होता है कि किसी पतंजलि के माध्यम से आगे आया हुआ होता, तो ये सारी दुनिया के सामने एक नया कीर्तिमान होता, और इसको ये आयुष वाले सब कुछ करते उसके लिए, उन लोगों के तलवे चाटते। कारण क्या था कि मुझे एक सेक्रेटरी ने खुद कहा था कि वैद्य सरकार बहुत टेढ़िया, बहुत सीधे आदमी है, इन सब लोगों को धन चाहिए, आपके पास धन देने के लिए कुछ नहीं इन लोगों के लिए। आप किससे अपेक्षा कर रहे हैं, मतलब इस तरीके की जो ये आपके शोध को सीधे सीधे आपके आगे बढ़ा देंगे बिना कुछ लिए दिए, ये कुछ नहीं होगा। यहाँ जो भी कुछ होता है पैसे से होता है, सब कुछ पैसे से यहाँ। बस मैं कह नहीं सकता था कि लोग पैसे से कैसे कैसे दवाई, कैसे कैसे खाने पीने की चीजें से लेकर क्या क्या आयुष के क्षेत्र में चीजें बिक रही हैं जो खाने के योग्य भी नहीं है, उनको उनको बिकने की परमिशन मिली हुई है। बिल्कुल ठीक बात। तो ठीक है, आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, और व्यूअर्स से जैसे कि हमने अपील की है वो भी अपने लेवल पर कुछ देखें कि इसको किस तरह से मानव कल्याण के लिए जो फार्मूला है इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ठीक है वैद्य जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी। तो आपने सुना, ये हैं हमारे साथ वैद्य सुभाष चंद्र जी, जिन्होंने हमारे पौराणिक ज्ञान विज्ञान से खोजबीन करके और संत कृपा से ये पारद के ऊपर खोज की है, और पारे से एक ऐसा रसायन बनाया है जो व्यक्ति को निरोगी नहीं दीर्घायु बना सकता है, और उसके दैहिक दैविक भौतिक सभी तरह के संतापों को समाप्त कर सकता है, और एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है और बुढ़ापे में भी जवानी का सा एहसास हो सकता है। ऐसी खोज वैद्य जी ने की है। इस खोज को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसमें आप भी अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।